हेलो एंड वेलकम बैक। होप यू ऑल आर फाइन। आज हम साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स में चार टॉपिक देखने वाले हैं। चारों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से और देश की सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंस के लिए। जो पहला टॉपिक है वो है हमारा सोवरेन एआई। कैसे हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जिससे हमें बाहर के देशों पर डिपेंड ना होना पड़े हमारे रिसर्च और स्टार्टअप्स को। सेकेंडली, हमारी इंडिपेंडेंस डिजिटल तौर पे भी रहे जिससे कोई भी देश हमें कंट्रोल या हमारे डेटा का मिसयूज़ ना कर सके, तो सोवरेनिटी का एंगल है। सेकेंड है हमारा लाइट वाटर रिएक्टर। वंस अगेन वन ऑफ द क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जो कि हमें ना सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी को अचीव करने में हेल्प कर रही है कि हम फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट ना रहें, बल्कि ग्लोबल जो रेस है, न्यूक्लियर रेस है, उसमें हम लोगों को, बाकी लोगों को न्यूक्लियर रिएक्टर्स कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी एक नई कड़ी सामने आई है। इंडिया के जो ऑलरेडी न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं उसके अलावा एक नया प्रोग्राम लाने की कोशिश की गई है लाइट वाटर रिएक्टर्स के थ्रू। देखेंगे वो क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उससे हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। देन हम देखेंगे सैटेलाइट इंटरनेट, एक अजीब या एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जिसमें सैटेलाइट बेस्ड है, आ, जिसमें इंटरनेट बेस्ड है सैटेलाइट्स पे, ना कि फाइबर टेक्नोलॉजी या मोबाइल टावर्स पे। ये टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशनरी है बट इसके कुछ प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल, अमेरिका का एक कंपनी है स्टारलिंक, उसके कुछ सैटेलाइट्स हैं जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं। उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी की हैं कई देशों के लिए जब वहाँ की सरकारें प्रोटेस्ट झेल रही थी, जैसे कि ईरान। ठीक है, वहाँ पे ईरान कम्प्लीटली इंटरनेट को बंद नहीं कर पाया है क्योंकि लोगों ने सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सो डिजिटल सॉवरेनिटी का एंगल दोबारा आता है अपार्ट फ्रॉम एआई में जो एंगल आ रहा है। एंड देन फाइनली हम एक टॉपिक देखेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड, ग्लेन बेरे सिंड्रोम, जिसमें कि आपकी ही एंटीबॉडी जो कि पहले किसी और डिजीज़ को या बैक्टीरिया या वायरस को मारने के लिए बनी थी, वो आपके ही शरीर के जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस सेल न्यूरॉन्स हैं, उनको अटैक करना शुरू कर देते हैं और इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। किसी की बॉडी पैरालाइज हो सकती है और एक्सट्रीम केसेस में उसके डेथ हो सकती है। सो इन चारों टॉपिक्स को एक एक से देखते हैं। इनका प्रीलिम्स में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, मेंस में क्या एंगल है, इंडिया की सोवरेनिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी और पॉलिटी पे क्या इम्पैक्ट है इनका, सबको एक एक से हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा सोवरेन एआई। पहले थोड़ा सा समझेंगे किस चीज़ की बात कर रहे हैं और सोवरेन क्यों लगाया है। इंडिया क्रिएट्स वर्ल्ड्स 20% ऑफ डेटा। जो एक दिन में या एक साल में डिजिटल डेटा जनरेट हो रहा है, उसका पूरे वर्ल्ड का इंडिया कितना क्रिएट करता है? 20%। ठीक है, 20% इंडिया क्रिएट करता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे मैं डेटा सेंटर्स की बात करूँ, इसको स्टोर करने की बात करूँ, इस डेटा को स्टोर करने की बात करूँ, तो हम सिर्फ अपना डेटा या वर्ल्ड का ओवरऑल डेटा कितना स्टोर कर रहे हैं? 3%। मतलब हमारे पास जो हार्ड डिस्क है जिनमें डेटा स्टोर होता है, या फिर जो सीपीयू और जीपीयूज है, वो क्या है? काफ़ी कम है। यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है हार्ड डिस्क में, एसएसडीज हो गई जैसे, ठीक है, और यहाँ पे डेटा प्रोसेस हो रहा है, ये हमारे पास बहुत कम है। इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? पहली बात तो आपका डेटा मान लो अमेरिका या यूरोप में स्टोर हो रहा है तो वो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। वो डेटा आपकी आर्मी से रिलेटेड हो सकता है, आपके ऑफिसर से रिलेटेड हो सकता है, किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। सेकेंडली, मान लो आपको कोई मॉडल बनाना है, एआई मॉडल बनाना है, उसके ट्रेनिंग के लिए आपको डेटा चाहिए होता है। सो वो डेटा हमारे पास नहीं है और उसकी ट्रेनिंग के लिए जो कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है उन्हें हम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स बोल देते हैं, वो भी कैपेसिटी हमारे पास काफ़ी कम है। सो हमारे इंडिया काफ़ी ज़्यादा डेटा जनरेट करता है बट हम उसे स्टोर या प्रोसेस खुद से
नहीं कर पा रहे हैं। सो इसकी वजह से काफ़ी वनरेबिलिटीज़ हैं, आपकी प्राइवेसी, आपकी सॉवरेंटी के इश्यूज़ हैं, आपके जो रिसर्च और स्टार्टअप्स हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, है ना, जो जीपीयूज़ अपने नहीं लगा सकते हैं, वो बाहर से उधार लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, उनको ये प्रॉब्लम है कि वो बाहर के लोगों पे डिपेंडेंट हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ काम किए हैं या करना चाह रही है, जिसे हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं। मतलब वो हर आदमी को अवेलेबल हो जिसे उसकी ज़रूरत है। जैसे लाइट है ना, इलेक्ट्रिसिटी और रोड्स सबके लिए अवेलेबल होने चाहिए, या उनके होने से आदमी या जो सोसाइटी है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, वैसे ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के होने से सोसाइटी की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो लोग डिजिटल चीज़ों का यूज़ करना चाहते हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसी को हम, है ना, डिजिटल स्टैक या एआई स्टैक बोल देते हैं। इसमें 2-3 लेयर हैं। पहली लेयर तो है फिजिकल लेयर, कि जब रोड एग्जिस्ट करेगा तभी तो आपको मार्केट्स तक जाने की सहूलियत होगी। सो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आपको सीपीयू, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और जीपीयूज़, हार्ड डिस्क जहाँ पर डेटा स्टोर हो सके, जीपीयू जहाँ पर डेटा प्रोसेस हो सके, पहले तो हमारे पास वो होना चाहिए। देन हम उस डेटा को स्टोर और प्रोसेस कर सकें, और फाइनली हमारे पास कुछ ऐसे एआई मॉडल्स जो कि इन सारे बेसिस पे काम कर सके। मान लीजिए कोई एक स्टार्टअप है जो ये चाहता है कि वो एक ऐसा एप्लीकेशन बनाए जिसमें आप 8 से 10 लैंग्वेज में उससे कोई भी सवाल करें, है ना, जनरल सवाल करें, तो वो आपको जवाब दे सके। ये तब तक पॉसिबल नहीं है, ये जो काम वो स्टार्टअप करना चाह रहा है, जब तक कि हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूटर्स और उसको स्टोर करने की सुविधा नहीं है, उस डेटा को स्टोर करने की सुविधा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल भाषिणी, ये आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के वैल्यू एडिशन के लिए, कि भाषिणी बेसिकली एक छोटा सा एआई का प्रोग्राम है जो कि 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की फैसिलिटी देता है। इंडिया का है, बहुत बेसिक है, अभी हम चैट जीपीटी या उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं, बट वी आर स्टार्टिंग, ठीक है। और एरावत हमारा एक सुपर कंप्यूटर है जो कि वर्ल्ड के टॉप 100 में आता है। मतलब उसकी प्रोसेसिंग पावर काफ़ी अच्छी है, वो एआई पे काम करने के लिए तैयार है। इसके अलावा इंडिया एआई मिशन, जो आपको यहाँ से चीज़ें और याद रखनी है, वो है इंडिया एआई मिशन। क्या है ये? गवर्नमेंट ने कुछ 10,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, किसमें? जीपीयूज़ और डेटा सेंटर्स, हार्ड डिस्क में प्रोसेसिंग और हार्ड डिस्क के लिए गवर्नमेंट ने, या इन्हीं को दूसरे टर्म्स में डेटा सेंटर्स बोल देते हैं, इसको क्रिएट करने के लिए इंडिया एआई मिशन, उसके अंडर एक और मिशन है एआई कंप्यूट मिशन, उसको उसमें इन्वेस्ट किया है, जिससे छोटे मोटे स्टार्टअप्स और रिसर्च जो लोग कर रहे हैं वो लोग क्या कर सकें, उसको इजीली एक्सेस कर सकें। सो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी हैं। हम एआई सोवरेंटी में 2 चीज़ें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो है इजी एक्सेसिबिलिटी, डेमोक्रेटाइजिंग एआई, है ना, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे ये लोग काम कर सकें अपने एआई मॉडल्स को प्रिपेयर करने में, ठीक है। सेकेंड है एआई सॉवरेंटी। एक बार हमारा डेटा हमारे पास है, हमारा प्रोसेसिंग हमारे पास है, हम मॉडल्स भी हम बाहर के चैट जीपीटी वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारी सॉवरेंटी है, जो हमारा क्रिटिकल डेटा है, जो हमारी क्रिटिकल रिसर्च है, वो हमारे ही देश में हो रही है। हमको बाहर की कंपनीज पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। सॉवरेंटी क्या बोलती है? यू कैन फंक्शन ऑन योर ऑन विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। सो एग्जैक्टली वही करना चाह रहे हैं हम डिजिटल फील्ड में। सो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एआई स्टैक हो गया, इसके फ़ायदे क्या हो गए, फिजिकल लेयर क्या है, देन उसके ऊपर डाटा और मॉडलिंग लेयर क्या है, ठीक है, और फाइनली एआई इंडिया मिशन, जिसमें हम कुछ 10,000 करोड़ रुपए लगाकर 10,000 जीपीयूज़ को इंस्टॉल कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम कुछ डेटा सेंटर या हार्ड डिस्क,
ठीक है। सो ये आपके एग्ज़ाम के लिए है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए। भाषणी जो है आपको प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं और देखते हैं कि उतनी ही एक और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अभी तक इंडिया जो 3 स्टेज कर रहा था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के, वो कुछ इस तरह है। हम इससे पहले कि मैं लाइट वाटर रिएक्टर समझाऊं, पहले इंडिया के जो बेसिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम है उनको समझ लेते हैं। पहली स्टेज में हम यूज़ करते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PSWR, जिसमें नेचुरल यूरेनियम 235 यूज़ होता है, जिसकी कंसंट्रेशन लगभग 0.7% रहती है। ठीक है। यूरेनियम और डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एज ए फ्यूल, इसमें हम थोड़ा बहुत एनरिचमेंट के बाद, रिफाइनिंग के बाद। सेकेंड हमारा था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसमें हम प्लूटोनियम 239, जो कि कहाँ से आ रहा है, यूरेनियम 238 से आ रहा है, उसका यूज़ कर रहे हैं। क्यों बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, मैंने पहले एक वीडियो में बता रखा है, उसको आप जाके देखिए, पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सप्लेन कर रखा है। तीसरी जो हमारी स्टेज थी वो है एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये थोरियम बेस्ड है, थोरियम 232, और इसमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो यूरेनियम 233 है, ये इसी से बनता है। ठीक है। यहाँ पे भी जो प्लूटोनियम 239 फ्यूल है वो किससे बनना है, यूरेनियम 238। अब इसमें आप दो टर्म बहुत ध्यान से देखेंगे, प्रेशराइज्ड हैवी, यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, हैवी। इसको अगर मैं छोड़ दूं तो वंस अगेन यहाँ पे भी क्या वर्ड आ रहा है, एडवांस्ड हैवी। हैवी वाटर, वाटर कौन सा यूज हो रहा है इसमें, एज ए मॉडरेटर वाटर कौन सा यूज हो रहा है, हैवी वाटर यूज हो रहा है, या जिसका दूसरा नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कौन सा वाटर यूज हो रहा है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये समझेंगे, ड्यूटेरियम बेसिकली एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का, जिसमें न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन के अलावा क्या होता है, एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन के अलावा क्या होता है, एक न्यूट्रॉन भी होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही है, ये आइसोटोप है। अगर मैं हाइड्रोजन को देखूं तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। ये ड्यूटेरियम है और ये हाइड्रोजन है। समझ में आया। जो नेचुरल वाटर हमें मिलता है वाटर बॉडीज़ में, वो मोस्टली क्या है, हाइड्रोजन वाला है, H2O है, H2 हाइड्रोजन ऑक्साइड है, D2O नहीं है। वो मोस्टली क्या है, मैक्सिमम उसका क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है। ये बहुत कम मात्रा में है, हमें ये ज़रूरत पड़ रहा है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में। सो इसको हमें क्या करना पड़ता है, डिस्टिल करना पड़ता है, इसको हमें, है ना, एनरिच करना पड़ता है, इसको हमें प्रोसेस करके D2O निकालना पड़ता है। अब थोड़ा सा ये समझेंगे कि ये D2O क्यों ज़रूरत है। D2O इसलिए ज़रूरत है कि जब रिएक्शन होती है, यूरेनियम 235 जब टूटता है, यूरेनियम 235 जब टूटता है तो कुछ टुकड़े बनते हैं, प्लस न्यूट्रॉन निकलते हैं, प्लस एनर्जी निकलती है। ठीक है। ठीक। ये न्यूट्रॉन अगले यूरेनियम 235 को जाके तोड़ता है, यहाँ पे दिख रहा है, न्यूट्रॉन की वजह से ये टूटा है। सो ये इसी को हम क्या बोल देते हैं, चेन रिएक्शन बोल देते हैं। ये न्यूट्रॉन जनरली एक्सेस अमाउंट में निकलते हैं, किस में निकलते हैं, एक्सेस अमाउंट में निकलते हैं। सो इनमें से कुछ न्यूट्रॉन्स को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, D2O या H2O। समझ में आया आपको, कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, D2O या H2O, जिससे ये रिएक्शन स्टेबल रहे, ये न्यूक्लियर रिएक्टर एटॉमिक बॉम्ब ना बने। अगर हम वाटर नहीं डालेंगे, इसके चारों तरफ चैम्बर में वाटर नहीं भरेंगे, तो सारे न्यूट्रॉन किसको तोड़ रहे होंगे, यूरेनियम 235 को, और जल्दी ही ये चैन रिएक्शन एक्सप्लोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडरेटर का यूज़ करते हैं, जो कि जनरली हमारे वाटर ही होता है, D2O या H2O। जब हम यूरेनियम की कंसंट्रेशन कम लेते हैं, जब हम
यूरेनियम की कंसंट्रेशन कम लेते हैं तो हम D2O यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन कम होती है, ठीक है। लेकिन जब हम यूरेनियम को एनरिच कर देते हैं 2 to 3% कर देते हैं तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो हमें यूज़ करना पड़ता है नॉर्मल वाटर। अच्छा, इतनी कहानी हो गई सारी, ठीक है। अभी तक हम नेचुरल यूरेनियम लगभग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पिच ब्लेंड, और उसके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। बट अगर हम यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं और नॉर्मल वाटर यूज़ करें तब भी ये रिएक्शन सस्टेनेबल है और एफिशिएंट है। तब भी ये रिएक्शन कैसी है, सस्टेनेबल है और एफिशिएंट है, क्योंकि हमने ड्यूटेरियम को प्रोसेस करके निकाला था तो उसकी अपनी कॉस्ट आती है। अगर हम लाइट वाटर रिएक्टर्स यूज़ करते हैं, जो कि वर्ल्ड में आज 85% लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना, हम ही उनमें से हैं जो अभी भी प्रेस हैवी वाटर पे है। अगर हम लाइट वाटर या नॉर्मल वाटर पे आ जाएं H2O पे, तो हमारी 2-3 चीज़ें बचने लगेंगी। पहले तो इसकी रिफाइनिंग कॉस्ट, ठीक है। सेकेंडली, हमें एक चीज़ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि इसको एनरिच करना पड़ेगा यूरेनियम को, बट वो कंपेंसेट हो जाता है इसकी रिफाइनिंग कॉस्ट से, ठीक है। इसकी रिफाइनिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंडली, जब हम लाइट वाटर रिएक्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उनका डिज़ाइन सिंपल है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, और हमें जो हीट से इलेक्ट्रिसिटी का जो रेशियो है, या फिर फ्यूल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो रेशियो है, वो लाइट वाटर रिएक्टर्स में, H2O वाले रिएक्टर्स में पूरे वर्ल्ड ओवर क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है। सो डिज़ाइन सिंपल है, आपको हैवी वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, और जो सेटअप कॉस्ट वगैरह है वो भी कम है, अपार्ट फ्रॉम एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों के होने की वजह से हम लोग किस तरफ मूव करना चाहते हैं, लाइट वाटर रिएक्टर की तरफ। हमारा एक न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, जिसमें हम 2047 तक कितना न्यूक्लियर एनर्जी पावर जनरेशन चाहते हैं, 100 गीगावाट, जो कि अभी बहुत कम है। सो जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो एग्जैक्टली अब किसकी तरफ बढ़ रहा है, लाइट वाटर रिएक्टर्स की तरफ। इसमें 2 चीज़ें और हैं, वो थोड़ा और समझेंगे कि जब हम LWR या लाइट वाटर या H2O वाले रिएक्टर की बात कर रहे हैं, तब 2 प्रॉब्लम सामने आती हैं कि अगर ये इतना ही आसान होता तो हम पहले ही कर लिए होते। तो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें रिसर्च चाहिए। सेकंड, हमें यूरेनियम का कंसंट्रेशन चाहिए। सेकंड क्या चाहिए हमें, यूरेनियम 235 जो है वो कंसंट्रेटेड चाहिए, ठीक है, मोर कंसंट्रेटेड चाहिए, ठीक। और थर्ड, इसमें हमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन या मनी चाहिए। क्या चाहिए थर्ड, इसमें हमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन या मनी। ये हमारी 2-3 रिक्वायरमेंट हैं, जिसको हम जो अभी नया शांति बिल आया है न्यूक्लियर एनर्जी पे, अभी देखते हैं, उससे फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए, वो ये टेबल है कि लाइट वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में, है ना, क्या डिफरेंस है और कौन सी चीज़ क्या यूज़ होती है। जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है पहले, उसी को यहाँ पे लिख रखा है। इसमें कौन सा ऑर्डिनरी वाटर यूज़ होता है, जो कि चीप है एंड एक्सेसिबल है, ठीक है। इसमें हैवी वाटर यूज़ होता है, इसमें H2O लाइट वाटर यूज़ होता है, इसमें हैवी वाटर D2O यूज़ होता है, जो कि 10 टाइम एक्सपेंसिव है या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये तो लिटरली फ्री है, ठीक है। इसमें एनरिच्ड यूरेनियम यूज़ होता है। भाई ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, किसी भी दिन पूछ सकता है। इसमें नेचुरल यूरेनियम या पिचब्लेंड जो यूरेनियम की ओर है वो यूज़ होती है, ठीक। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लाइट वाटर रिएक्टर में कॉस्टली है, बट उसको कंपेंसेट हम कहाँ कर सकते हैं, डिज़ाइन सिंपल होता है, सेटअप कॉस्ट कम होती है, इंडियंस कर सकते हैं इसे। अभी तक जो हम रिएक्टर्स ला रहे हैं वो बाहर के
किसी के सपोर्ट से लेके आ रहे हैं, यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है। सो सेटअप कॉस्ट कम है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, डिज़ाइन वगैरह सिंपल है, न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह कम है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फ़ायदे हैं, है ना। और यहाँ पे वो कुछ नुकसान है, ठीक है। सो फाइनली ज़्यादा एफिशिएंसी की वजह से अब हम वो जो 3 स्टेज थी उनके अलावा हम पैरेलली एक स्टेज और लाना चाह रहे हैं, लाइट वाटर रिएक्टर, ठीक है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के अलावा हम फर्स्ट स्टेज में क्या लाना चाह रहे हैं, 3 स्टेज थी भाई इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसी के पैरेलल में हम क्या लाना चाह रहे हैं, लाइट वाटर रिएक्टर लाना चाह रहे हैं। सो ये आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है, क्यों इम्पोर्टेंट है SHA प्रोग्राम। पहला तो है कि न्यूक्लियर एनर्जी है, एनर्जी इंडिपेंडेंस हमें इंश्योर कर सकता है। सेकेंडली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अपार्ट फ्रॉम सिविल, आपको पता ही है डिफेंस में सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इससे ऊपर अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमारी सॉवरेनिटी को इंश्योर करती है। थर्डली अगर हमने इसे डेवलप कर लिया तो हम काफ़ी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं जो कि आपके मेंस में पॉइंट बन सकते हैं। देन इससे रिलेटेड जो बिल है अभी आया है और जो मेंस में आ सकता है, जो कि साइड लाइन पे है इस आर्टिकल के, वो है शांति बिल। शांति बिल में हम 3 चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट वी नीड फंड्स एंड फॉर दैट वी नीड प्राइवेट पार्टिसिपेशन। पहली बात तो ये है प्राइवेट पार्टिसिपेशन, और इसके अलावा प्राइवेट पार्टिसिपेशन क्या कर देता है, नंबर ऑफ प्लेयर्स भी बढ़ा देता है। मान लो ये गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी था, या है ना कोई संस्था थी, DRDO था, बार्क था, वो एक काम कर रही थी कुछ, लेकिन कुछ सारे काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। हो सकता है एक आध क्रिटिकल माइंड इधर जाके बैठा हो किसी प्राइवेट कंपनी में। तो अपार्ट फ्रॉम फंड प्राइवेट कंपनीज और क्या लाती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज लाती हैं, साइंटिस्ट लेके आती हैं। कोई प्रॉब्लम आप अटक गए हो तो पता चला वो इन्होंने सॉल्व करके दे दी है। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, R&D है, उसकी जो रेट है या प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक। देन रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस, पहले क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर PMO को डायरेक्टली अंडर आता है, वो ही रिएक्टर्स चला रहा था, वो ही रेगुलेट कर रहा था। सो मान लो मैं ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का हेड हूँ, मेरी वजह से कोई गलती हुई है तो मैं उस गलती को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि इंटरनली ही रेगुलेट किया जा रहा है। अभी एक नई बॉडी बना दी गई है, AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जो कि इंडिपेंडेंट है। किससे, इससे इंडिपेंडेंट है। तो मान लो एक गवर्नमेंट बॉडी काम कर रही है, एक प्राइवेट बॉडी काम कर रही है न्यूक्लियर सेक्टर में, दोनों के ऊपर AERB है ना नज़र रखे हुए है। आप भी गलती करोगे तब भी ये बताएगा, आप गलती करोगे तब भी ये बता सकता है। इसीलिए इसको यहाँ क्या बोला गया है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक। लाइबिलिटी रिफॉर्म्स, देन फाइनली एक समस्या ये आती है, दिस टेक्नोलॉजी इज़ वेरी क्रिटिकल, वेरी डेंजरस। फुकुशिमा में एक सुनामी आया था जापान में, और जो वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर था वो बेसिकली उसमें से कूलेंट वगैरह बाहर निकलने की वजह से जो पानी था वो बाहर निकल गया, और जो चेन रिएक्शन थी, जो न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे थे वाटर के द्वारा, वो नहीं हुआ, वो पूरा रिएक्टर फट गया। ऐसे ही चेरनोबिल हुआ है, 3 माइल्स आइलैंड डिजास्टर हुआ है। सो बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड के डिजास्टर्स हैं जिसमें हम पीसफुल यूज़ करना चाह रहे थे, बट किसी वजह से रिएक्शन कंट्रोल ना होने की वजह से, ठीक है, कुछ फॉल्ट की वजह से वो क्या है, पूरा प्लांट ब्लास्ट हो गया है। ऐसे केसेस में जो लाइबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो सकती है। वो ना सिर्फ इकोनॉमिक लॉसेस की होती है, वो लोग भी मारे जाते हैं। सो उसमें लाइबिलिटीज़ को क्लियरली डिफाइन किया है शांति बिल में, कि भाई सप्लायर की, जो फ्यूल सप्लायर है उसकी लाइबिलिटी क्या है। मान लीजिए आपने एक रिएक्टर बना लिया, ठीक है, एक रिएक्टर बना लिया आपने, ठीक, और मैं एक बंदा हूँ जो कि फ्यूल सप्लाई कर रहा हूँ इस रिएक्टर के लिए, क्या कर रहा हूँ, फ्यूल सप्लाई कर रहा हूँ। सो इन केस ऑफ एनी डिजास्टर ड्यू टू
स्ट्रक्चरल फेलियर, इसके स्ट्रक्चर में कोई कमी थी, माल फंक्शनिंग थी, ऐसे केसेस में मेरी लाइबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि मैंने सिर्फ फ्यूल सप्लाई किया था। ऐसे केसेस में लाइबिलिटी किसकी बनती है? लॉसेस को झेलने की, जिसने कंपोनेंट या जिसने ये बनाया था। अगर फ्यूल में कुछ गड़बड़ है तो उसकी मेरी लाइबिलिटी बनेगी। सो उस तरह लाइबिलिटीज़ को क्लियर किया है कि कौन सी जगह पे किसकी लाइबिलिटी होगी और कौन कितना बर्डन बेयर करने वाला है, ठीक है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें इंश्योर्ड होती हैं, बट इंश्योरेंस से ज़्यादा ये एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, इसके डिजास्टर्स एटॉमिक बॉम्ब जैसे होते हैं। सो उस वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, वो आपको पैसे दे सकता है, बट वो जो जाने जाती हैं वो आपको इंश्योरेंस नहीं लौटा सकता है। इसीलिए इसमें लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। फाइनली लाइट वाटर रिएक्टर होने से, क्योंकि वर्ल्ड में 85% लोग यही यूज़ कर रहे हैं, जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं कि भाई कंपोनेंट्स आपको लाइट वाटर रिएक्टर्स के आजकल इजीली मिल सकते हैं, सबके पास है। उसकी जो टेक्नोलॉजी है, फ्यूल है, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा इजीली मिल सकती हैं, और आप एक बार आप डेवलप कर लेते हो उन सारी चीज़ों को, तो आप उन्हें इजीली सप्लाई भी कर सकते हो। सो अगर मैं न्यूक्लियर एनर्जी वाले इस आर्टिकल से देखूं तो हमारे प्रीलिम्स के लिए वो डिफरेंस क्रिटिकल है कि लाइट वाटर हैवी वाटर रिएक्टर में क्या डिफरेंस है। यूपीएससी और बाकी एग्ज़ाम्स मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ को पूछ चुके हैं, सो वी प्रिपेयर्ड उसके लिए। देन अगर मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो वंस अगेन उसके बेनिफिट पूछ सकता है LWR के प्रेस्टाइड हैवी वाटर रिएक्टर के ऊपर, ठीक है। और इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के भी सवाल आ सकते हैं कि अगर हम इसे अचीव करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है। और तीसरा हमारा जो मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है शांति बिल से कि इसके प्रोविजंस क्या है, उनकी क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। सो आप इनके फ़ायदे बताएंगे, आप इनके नुकसान बताएंगे। प्राइवेट पार्टिसिपेशन के फ़ायदे ये हैं कि हमें ह्यूमन रिसोर्स, हमें थिंकिंग ब्रेन्स और हमें फंड्स मिल रहे हैं, बट नुकसान ये है कि टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है। कोई भी कंपनी, मान लो किसी प्राइवेट कंपनी को टेंडर मिला है और वो किसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट पे उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। अगर वो लीक होती है तो वो किसी भी रोग नेशन सच एज नॉर्थ कोरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, उसे मिल सकती है। तो इस तरह आप क्रिटिकल एनालिसिस इसकी कर सकते हैं। इसमें कुछ फॉल्ट्स भी हैं, कुछ अच्छाई भी हैं, उन दोनों को आप उसमें दिखा सकते हैं। हमारे जो थर्ड टॉपिक है द जियोपॉलिटिक्स ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट। सो हुआ क्या है, ईरान में अभी प्रोटेस्ट चल रही थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। जो प्रोटेस्ट थी वो ऑलमोस्ट लाइक थी जेनजी जैसी, जैसे नेपाल में जेनजी ने की थी। वो प्रोटेस्ट किससे फ्यूल थी? सोशल मीडिया से, व्हाट्सअप से, है ना। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर मैं इंटरनेट बंद कर देते हैं, अगर हम लोग इंटरनेट बंद कर देते हैं और जो मोबाइल जो नेटवर्क है उसको लिमिटेड कर देते हैं, सिर्फ बातचीत तक, एसएमएस भेजने की भी जो लिमिट थी वो घटा दी गई, है ना। ये सब करने के बाद कुछ प्रोटेस्ट कम हुई, पर कुछ लोगों ने क्या किया, है ना, जब वो लोगों में आपस में बातचीत बंद होना कम हो गई, तो जो ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट चल रही थी वो अपने आप ख़त्म हो गई। बातचीत ही नहीं हो पा रही, मेरे को नहीं पता है सामने वाला बंदा क्या करने वाला है, तो वो चीज़ें ख़त्म होने लगी। फिर क्या हुआ कि देखा गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट दोबारा से चालू होने लगी धीरे धीरे, हालांकि उस लेवल पे नहीं जितने पहले हुई थी। उसकी वजह ये सामने आई कि कुछ लोगों ने एक डिवाइस है, ठीक है, किसका, स्टारलिंक का, उसको स्मगल करके वो ले आए और उसके थ्रू वो इंटरनेट चला रहे हैं घरों में, और इससे एक वाईफाई दे दिया, है ना, हॉटस्पॉट दे दिया, जिससे बाकी लोग भी चलाने लगे। सो करीब ऐसे 1 लाख डिवाइसेस स्मगल हुए हैं ईरान में, जिससे गवर्नमेंट के इंटरनेट बंद करने के बावजूद भी वहाँ पे इंटरनेट चला है। टेक्नोलॉजी पे हम बाद में आते हैं, बट इसके आप सोवरेंटी के लिए इम्प्लीकेशंस देखिए। अगर कोई देश अपने देश के, कोई भी देश अपनी टेरिटरी के अंदर कम्युनिकेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ये उसकी सोवरेंटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर बाहर के लोग प्रोपेगेंडा वहाँ फैला पा रहे हैं तो उसके देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी को हम दूसरे नाम में क्या बोल देते हैं, डिजिटल सोवरेंटी, जो कि हमने एआई में भी देखी थी, जहाँ कि हमारा डेटा बाहर जा रहा है। वहाँ पे डेटा बाहर जा रहा था, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। यहाँ पे डेटा या कम्युनिकेशन जो है बाहर के लोग कंट्रोल कर रहे थे,
मैसेज जो हैं वो अमेरिका के से में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने स्टार्ट किए और वो सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू उन्हें प्रोपगेट कर रहे हैं। सो ये पूरा एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देता है कि जो सैटेलाइट इंटरनेट है, खासकर बाहर की कंपनीज जैसे कि टेस्ला का है, स्टारलिंक है ना, एलॉन मस्क का है, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए इन केस जब वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। आप जब जैसा चाहते हो आपके डेटा को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो आप डिजिटली सॉवरेन नहीं हो। ये कल को इंडिया में भी हो सकता है। इंडिया ने भी स्टारलिंक को परमिट दे रखा है, यहाँ तो स्मगल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंडिया में फिर भारतीय एयरटेल ने भी अपना कुछ स्टारलिंक जैसा ही बनाने की कोशिश की है और अब नेक्स्ट फेज़ में जियो भी अपना रूरल एरियाज़ में ब्रॉडबैंड लाना चाह रही है। ठीक है, सो ये तीनों किसके बेसिस पे हैं? सैटेलाइट के बेसिस पे हैं, जिस जहाँ पे कि फाइबर्स और टावर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि फाइबर्स और टावर्स की ज़रूरत नहीं है तो तो जनरली क्या होता है कि लोग सैटेलाइट्स का यूज़ कर ले रहे हैं और सेकेंडली क्योंकि सैटेलाइट्स का यूज़ हो रहा है तो गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करने में लगभग नाकाम रहती है क्योंकि वो जनरली बाहर की कंपनी के होते हैं। सो पैराडाइम शिफ्ट ये हुआ है कि लोगों ने केबल्स और जो टावर्स वाला सैटेलाइट इंटरनेट था उसकी वजह उन्होंने क्या किया है, सैटेलाइट इंटरनेट का यूज़ किया है और और ईरान के जो प्रोटेस्ट था उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब एग्जैक्टली कैसे काम करता है वो थोड़ा सा देखेंगे, प्रॉपर डिटेल में नहीं जाएंगे बट इतना समझिए। ठीक, ये हमारा बेसिकली आप कह लीजिए वो डिवाइस है जो कम्युनिकेट करता है सैटेलाइट से। ठीक है, या फ़ोन भी हो सकता है, आपने देखे होंगे वो वॉकी टॉकी सैटेलाइट वाले। ठीक है, सो ये हमारा स्टारलिंक वाला डिवाइस है जो कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में इंटरनेट के लिए कम्युनिकेट कर सकता है एक स्टारलिंक के सैटेलाइट से। सो मान लीजिए मेरा ये डिवाइस है, मैंने इसको इस सैटेलाइट से कनेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ से हॉटस्पॉट दे दिया और बाकी लोग भी इससे कनेक्ट हो गए। सो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने टावर बंद कर दिया तो क्या हो गया, है ना, हमारे पास सैटेलाइट है। कैसे काम करता है एग्जैक्टली? मान लीजिए ये अर्थ है, इसमें लो अर्थ ऑर्बिट एक होती है, लियो जिसे बोलते हैं, है ना, उसमें हमने कुछ सैटेलाइट लटका रखे हैं। उन सैटेलाइट से हम यूरोप या बड़े जो डेटा सेंटर्स हैं वो उस सैटेलाइट को इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। फाइनली वो सैटेलाइट जो छोटे डिवाइसेज हैं जहाँ इंटरनेट एक्सेस हो रहा है उनको इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा है। सो सैटेलाइट को कनेक्ट किया हमने ग्लोबल मेजर डेटा सेंटर और इंटरनेट की जहाँ इन्फॉर्मेशन है उससे, एंड देन फाइनली उस सैटेलाइट को कनेक्ट किया जिसको ज़रूरत है। ठीक है, क्यों लो अर्थ ऑर्बिट में होता है? लो अर्थ ऑर्बिट होती है 200 से 2000 किलोमीटर। आप ये समझेंगे ये जो सिग्नल है इसको ट्रेवल करने में टाइम लगता है। ये सिग्नल बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। हालांकि ये लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करती हैं बट लाइट की भी स्पीड क्या है, फाइनाइट है, टाइम लगता है। तो जितना दूर ये रहेगा, अगर मैं इसे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लटका दूं तो फिर जो ये आने जाने का टाइम है ये क्या है, घट जाएगा। सेकेंडली सिग्नल्स की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सॉरी, आने जाने का टाइम बढ़ जाएगा, लेटेंसी, है ना। आपने अभी रिक्वेस्ट की, पता चला पहिया घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है और 1 मिनट बाद वो लोड हुआ, ये प्रॉब्लम आती है। लेटेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। और जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, जियो स्टेशनरी में अगर हम लगाते हैं इसे तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो सिग्नल्स की स्ट्रेंथ है वो घट जाती है। तो आपको एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जैसा इंटरनेट चाहिए तो आपको सैटेलाइट कहाँ लगाने पड़ेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में लगाने पड़ेंगे। ये तो थी साइंस किस बात की, कि एग्जैक्टली सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है और हाई स्पीड कैसे अचीव कर रहा है। बट इतना समझेंगे कि जितना ये पास होगा सैटेलाइट उतना ही इसका धरती पे कवरेज कम होगा, उतना ही हमें नंबर ऑफ सैटेलाइट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, उतना ही हमें नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे अर्थ को कवर करने के लिए। इस वजह से जो जो सैटेलाइट प्रोवाइडिंग कंपनीज़ हैं वो कॉन्स्टिलेशंस में सैटेलाइट लगाती हैं, 4000 6000 सैटेलाइट।
स्टारलिंक के करीब 6000 सैटेलाइट हैं जो कि अभी पूरे वर्ल्ड में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जितने पास आप अर्थ के रहोगे उतने ही नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ जाएंगे, बट उतनी ही स्पीड भी बढ़ जाएगी और जो गैप है, जो कम्युनिकेशन गैप है, वो घट जाएगा। सो इसलिए हम इसे किस में रखते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में, ना कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं रखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे लेटेंसी या कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जाएगा। ठीक है, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है, या मैं इंटरनेट की स्पीड बोल दूं उसको दूसरे सेंस में, वो घट जाएगी। ठीक है, और लेकिन जो सैटेलाइट का कवर है, जिस एरिया को, वो अर्थ के एरिया को जो कवर कर पा रहा है, जैसे जैसे दूर जाओगे, है ना, टॉर्च का फोकस बढ़ता जाता है बट उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, एरिया बढ़ता जाता है। तो जो एरिया, कवरेज एरिया है, वो दूर जाने पे बढ़ जाता है। ठीक है, इतनी आपको थोड़ी बेसिक्स याद रखनी है जो कि आपके प्रीलिम्स में एज ए स्टेटमेंट आ सकता है कि भाई लियो ही यूज़ क्यों किया जाता है, या लियो, लो अर्थ ऑर्बिट के क्या फ़ायदे हैं। अगर मैं इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करूं, तो इंडिया ने स्टारलिंक को परमिट दे दिया है भाई। ठीक है, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में काम करता है। इसके अलावा भारती एयरटेल, है ना, बैक्ड वन वेव भी आ रहा है वंस अगेन, वो भी करीब लो अर्थ ऑर्बिट में है। मैंने बताया था लो अर्थ ऑर्बिट किसने से है, 200 से 2000। सो ये दोनों किस में, लो अर्थ ऑर्बिट में है। एंड देन जियो स्पेस फाइबर, क्योंकि ये थोड़ी सी ऊंचाई पे है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे है जियो स्पेस फाइबर। सो इसका कवरेज एरिया थोड़ा ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू दिस। मान लो कोई सैटेलाइट यहाँ है तो उसका कवरेज एरिया कम है, बट उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ और लेटेंसी भी, सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी और लेटेंसी कम रहेगी। बट इसका कवरेज एरिया ज़्यादा है, ये रूरल क्षेत्र में देना चाहता है, क्योंकि दूर है तो सिग्नल स्ट्रेंथ या इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी। सो जियो का फोकस है रूरल एरियाज़ में एक मीडियम लेवल का इंटरनेट प्रोवाइड करवाना। इन दोनों का फोकस है हर एक जगह हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाना, क्योंकि ये पास में है तो इन्हें नंबर ऑफ सैटेलाइट ज़्यादा चाहिए, या दूर है तो इन्हें नंबर ऑफ सैटेलाइट कम चाहिए। ठीक है, दो पहलू हमें इससे रिलेटेड, सोवरेंटी से रिलेटेड इसमें याद रखने हैं, वो ये है कि क्या हम इन सैटेलाइट को या इनकी कंपनियों को कंट्रोल कर पा रहे हैं इन केस ऑफ, जब, है ना, नेशनल सिक्योरिटी की बात है तब इन्हें कंट्रोल कर पा रहे हैं। और सेकेंडली, क्या ये अफोर्डेबल एक्सेस दे पा रही हैं लोगों को या नहीं। फाइनली जो दो चीज़ें हमें याद रखनी है वो क्या है कि हमारा जो डिजिटल सॉवरेंटी है वो बनी रहे, और उसके साथ साथ ओपननेस या इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी भी इम्प्रूव हो। इन दोनों को हमें बैलेंस करके चलना है, एक तरफ हमारी सिक्योरिटी है, दूसरी तरफ हमारी इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा साइंस था, जो आपके कंसेप्चुअल बातें हैं इसकी। लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, क्यों वहीं पे किया जाता है जनरली, लो अर्थ या मीडियम अर्थ में, उसके फ़ायदे क्या हैं, वो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही काम किए हैं। और इसके ओवरऑल स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, है ना, इन इकोनॉमी, इन नेशनल सिक्योरिटी, वो आपके मेंस के काम के हैं। दोनों को थोड़ा सा याद रखेंगे। फाइनली जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक हेल्थ इंसिडेंट, ग्लेन वेरे सिंड्रोम। इसको आप जैसे पढ़ना चाहें पढ़ लें, स्पेलिंग थोड़ी सी टफ है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा काम का है। सो होता क्या है, पहले हम थोड़ा समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पहले तो न्यूज़ में क्यों है, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है नीमच। आजकल मध्य प्रदेश हर बुरे काम के लिए न्यूज़ में है। ठीक है, हर वीक में कुछ ना कुछ आ रहा है। ठीक, सो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है नीमच, वहाँ पे कुछ 18 केसेस मिले हैं इस बीमारी के। क्या है एग्जैक्टली देख रहे हैं, उनमें से 2 की डेथ भी हो गई है। सो ये एग्जैक्टली है क्या, हमारे लिए क्यों पूछा जा सकता है, वो हम देखते हैं। तो मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर कोई एक बैक्टीरिया एंटर किया, ये ब्लड वेसल्स में गया, वहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उन्होंने कुछ एंटीबॉडीज़ बनाई। ठीक है, क्या बनाई, एंटीबॉडीज़ वो चीज़ें हैं जो कि फॉरेन मटेरियल को क्या कर सकती हैं, मार सकती हैं। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वो बैक्टीरिया मर गया। क्या हुआ, वो बैक्टीरिया मर गया। ठीक है, ये बैक्टीरिया मर गया, बैक्टीरिया अब आपकी बॉडी में नहीं रहा।
क्या बचा? सिर्फ एंटीबॉडीज। जनरली होता क्या है, एंटीबॉडीज कुछ दिन में अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। ये एंटीबॉडीज कौन सी बनेंगी ये डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया किस तरह का आया है, इसके जो आउटर मेम्ब्रेन थी उस पर किस तरह की प्रोटीन थी, उसी तरह की ये एंटीबॉडीज़ बनेंगी। इसकी भी मेम्ब्रेन पे उनके अपोजिट शेप की प्रोटीन बनेगी, ठीक है, जिससे वो उन्हें अटैच करके किल कर सके। होता क्या है, कई बार ऐसा हो जाता है कि ये प्रोटीन्स जो इसके एंटीबॉडीज़ पे बनी है वो प्रोटीन्स मैच कर जाती हैं अब, या अपोजिटली मैच कर जाती हैं जो आपके न्यूरॉन सेल है, जो आपकी बॉडी में न्यूरॉन है जो कि हर एक जगह फैला हुआ है, जिसकी वजह से मेरा ब्रेन मेरे हाथ को कमांड दे पा रहा है कि ये मुझे लिखना है। तो मेरी लास्ट फिंगर टिप तक ब्रेन से एक वायर आ रखा है जिसे हम न्यूरॉन बोल देते हैं या नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। ये गलती से किससे अटैच होने लगता है? न्यूरॉन से अटैच होने लगता है। किससे अटैच होने लगता है? न्यूरॉन से अटैच होने लगता है और उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये न्यूरॉन का, ठीक है, वायर है, इसकी जो सीध रहती है, जो कवरिंग रहती है न्यूरॉन की, उससे ये अटैच होने लगता है। अपनी ही बॉडी के जो सेल्स हैं उन्हें ये दुश्मन मानने लगता है, इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं? ऑटो इम्यून, है ना। खुद के लिए इम्यूनिटी आ गई, आपकी बॉडी ने आपकी ही बॉडी के अगेंस्ट इम्यूनिटी क्रिएट कर ली। उस चक्कर में ये जो माइलिन सीध है या जो कवर है उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, और उससे आपका जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपकी खोपड़ी और आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, उसके अलावा जो भी न्यूरॉन्स हैं आपकी बॉडी में वो सब पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम में आते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करने लगता है। सो मान लो मेरे हाथ का या पैर की ये न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो गए तो मेरे पैर काम नहीं करेंगे, एक अजीब सा सेंसेशन होगा बॉडी में, बॉडी पैरालाइज होने लगेगी। धीरे धीरे ये पैरों से स्टार्ट होता है, इन जनरल ऊपर बढ़ता है, और मान लीजिए आपका जो चेस्ट है वहाँ तक ये पहुँच गया तो आपके लंग्स को ये ऑर्डर ही नहीं जाएगा कि उसे सांस लेनी है, डायफ्राम को ऊपर नीचे होने का ऑर्डर नहीं जाएगा और लोगों की मौत होने लगती है। जनरली पैरालिसिस होती है, बट जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होने लगता है? लोगों की डेथ भी होने लगती है, क्योंकि ये क्रिटिकल एरियाज को बंद कर देता है, जैसे कि लंग्स हो गए, ठीक है। सो ये तो है पूरी साइंस। इन्फेक्शन हुआ बॉडी में, बैक्टीरिया आया, उसकी वजह से एक एंटीबॉडी बनी। बैक्टीरिया ऐसा था कि उसकी वजह से जो एंटीबॉडी बनी है ना, वो आपके न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करने लगी। सो हम चाहेंगे कि फ्यूचर में ऐसे बैक्टीरियाज किसी की बॉडीज़ में ना जाएं, या किसी एरिया में कुछ इस तरह का बैक्टीरिया है जो कि ऐसी एंटीबॉडीज़ को जन्म दे रहा है जो कि न्यूरॉन्स को अटैक कर सकती हैं, तो ऐसे बैक्टीरियाज को या वायरसेस को हम उस एरिया से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलर बैक्टीरियाज के लिए ही ये ट्रू है, नहीं तो आप कभी के मर चुके होते, ठीक है। मिस्टेकन आइडेंटिटी, वो जो एंटीबॉडी है जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए बनी थी, वो किसको समझ लेती है दुश्मन? अपना न्यूरॉन्स को, और उन्हें मारना शुरू कर देती है, और इम्यून सिस्टम की जो माइलिन सीथ है, जो कवर है, उसको ख़त्म कर देती है और वो इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है। सिम्टम्स क्या हैं? आपको टिंगलिंग होगी, आपका जो बॉडी है काम नहीं करेगी, और फाइनली ये सेंसेशन धीरे धीरे नीचे से ऊपर बढ़ने लगता है। अब अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूं या पॉलिसी जो स्टेप्स लिए गए हैं उसकी बात करूं, तो पहले ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। जो एंटीबॉडीज़ थी ये सब कहाँ तैर रही थी? किसने बनाई थी? वाइट ब्लड सेल ने बनाई थी, और कहाँ तैर रही थी? ब्लड में तैर रही। तो मैं ब्लड को, किसी के ब्लड को, है ना, बाहर लेता जाऊँ एक सिरे से, है ना, उसको एक डिवाइस में डालूँ और वापस किसी दूसरे सिरे से बॉडी में आउटपुट करता जाऊँ। तो पहली जो टेक्निक है वो है प्लाज्मा फेरेसिस, जिसमें हम क्या करते हैं? ब्लड को क्लीन करते हैं, इन एंटीबॉडीज़ को ख़त्म कर देते हैं। हमने ब्लड को आउटपुट लिया, यहाँ पे इन एंटीबॉडीज़ को ख़त्म किया, किल किया, मारा, है ना, फिल्टर आउट किया, जो करते हों, है ना, डॉक्टर्स, एंड देन फाइनली हम उस ब्लड को उसकी बॉडी में री इंजेक्ट कर देते हैं। तो पहली टेक्निक तो ये है कि उन्हें एंटीबॉडीज़ को फ़िल्टर आउट कर दो उसके ब्लड स्ट्रीम से। सेकेंड है, हमने एक इंजेक्शन दिया जिसमें एक ऐसी चीज़ थी
जो कि इन एंटीबॉडीज़ को किल कर सकती थी ब्लड में जाके। जैसे एक ड्रग बैक्टीरिया को मारती है, वैसे ही हमने एक ड्रग दी जो कि इन एंटीबॉडीज़ को मार दे, तब भी हमारा काम बन सकता है। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे वायरस और बैक्टीरियाज को हम स्प्रेड होने से रोकें जो कि इस तरह के इम्यून रेस्पॉन्स को बढ़ावा दे रहे हैं। सो फाइनली हमारा एक वन हेल्थ मिशन है, अच्छा इधर लिखा ही हुआ है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, वन हेल्थ मिशन या वन हेल्थ सर्विलांस, खासकर कोविड-19 के बाद। कोविड-19 में जो बीमारी फैली थी वो जूनोटिक थी बेसिकली, है ना, किसी एनिमल या प्लांट से आई थी। तो अब हमने एक चीज़ सर्विलांस स्टार्ट कर दिया है कि ना सिर्फ हम ह्यूमन हेल्थ की खबर रखेंगे कि ह्यूमंस में कौन से वायरस और बैक्टीरिया पनप रहे हैं, बल्कि एनिमल की हेल्थ की भी खबर रखेंगे कि कोई वायरस जो एनिमल्स में वो ह्यूमंस में ना ट्रांसफ़र हो। फॉर एग्जांपल बर्ड फ्लू, आपने एक एग्जांपल देखा होगा, हमने कोविड के लिए भी सुना था कि वो वायरस शायद बैट से आया था, ठीक है। और एनवायरमेंटल मतलब वाटर और सैनिटेशन, है ना, और जो आपका फूड है उसमें ऐसी कोई चीज़ तो नहीं आ रही जो कि ह्यूमंस के लिए डेंजरस हो सकती है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, वन हेल्थ मिशन रूल। इसके जो साइंटिफिक एस्पेक्ट हैं ग्लेन बेरे सिंड्रोम के, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत ही कम चांस हैं ये पूछे जाएंगे, बट वन हेल्थ मिशन आपसे मेंस में पूछा जाएगा डेफिनेटली। सो इसको थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए। इसके 3 एस्पेक्ट हैं और उन तीनों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, और जैसे आयुष्मान भारत जो मिशन है उसको हमने इसके साथ कैसे इंटीग्रेट किया है, ठीक है, डिजिटल वाला और जो नॉर्मल मिशन है उसको इसके साथ कैसे इंटीग्रेट किया है। अगर मैं 4 जो टॉपिक हमने आज बात किया है उनको थोड़ा सा समराइज़ कर दूं, तो पहला तो ये है, एआई में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है मॉडल मेरा है, सॉफ्टवेयर मेरा है, बट जो हार्डवेयर है, जो स्विच है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑफ हो रही है या डेटा ऑन ऑफ हो रहा है, वो भी मेरा होना चाहिए। हार्डवेयर भी किसका होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। जो सेकेंड था हमारा न्यूक्लियर का, उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक तो हम कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं न्यूक्लियर पावर में। हम न्यूक्लियर पावर में अगर ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी का मैं देखूं तो बहुत कम परसेंटेज है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं 100 गीगावाट। हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन की हेल्प से बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करके लाइट वाटर रिएक्टर्स जो कि एफिशिएंट है, कम कॉस्ट है जिसकी, है ना, और जो वर्ल्ड में फेमस है उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है इंक्लूडिंग दिस। अगर मैं बॉर्डर्स इन द स्काई बात करूं, सैटेलाइट इंटरनेट की बात करूं, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि एग्जैक्टली हम क्या करें जिससे कि जो ईरान में आज सिचुएशन हुई है वो हमारे देश में ना हो। ऐसी कोई बाहर की कंपनी हमारे कम्युनिकेशन को कंट्रोल ना करे जिससे हमारे यहाँ प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के ना चाहते हुए भी रोग, है ना, समझते हैं आप, नेशन के खिलाफ की फालतू की प्रोटेस्ट ना हो। पीसफुल प्रोटेस्ट हमारे देश में अलाउड है। एंड देन फाइनली एनवायरमेंटल इम्यूनिटी और हेल्थ में अगर मैं देखूं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ ऐसी डिजीज़ जैसे ग्लेन बेरी सिंड्रोम है उनका ट्रीटमेंट किया जाए जो कि गवर्नमेंट अभी फ्री कर रही है उन 18 लोगों का, बल्कि ऐसी डिसीज़ों को स्प्रेड है या फिर फर्स्ट इंस्टांस में कह दूं तो उनको होने से रोका जाए। सो ये आज के लिए यही था। आप लोग पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम में अच्छा करते रहिए। थैंक यू।